हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 ज्योग्राफी भूगोल। तो सबसे पहले तो 30% रिड्यूस हो चुका है सिलेबस। तो जो चैप्टर 2 और 3 हैं उसके केवल मानचित्र कार्य से रिलेटेड ही क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में। तो पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो। चैप्टर 2 तो मैंने अपलोड भी की है और मानचित्र कार्य के लिए मैं वीडियो बना दूंगी एग्ज़ाम टाइम पे। तो अब चैप्टर 4 हमारा आएगा पूरा, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है। तो अब हम लोग इसे देख लेते हैं थोड़ा सा। अब कृषि में इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो कृषि कार्य में संलग्न है। अब इस अकॉर्डिंग बहुत कृषि प्रधान देश है हमारा इंडिया। और अगर हम कृषि की बात करें तो ये क्या है, तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्य उपलब्ध कराती है और उद्योगों हेतु कच्चा माल भी उपलब्ध कराती है, क्योंकि हमारा जो भी फूड होता है वो कृषि द्वारा ही आता है। और जो इंडस्ट्रीज़ में जैसे कि कॉटन है, कपास और बहुत सारे रबड़ है, वो सब कच्चा माल इंडस्ट्रीज़ को यही उपलब्ध कराते हैं। तो अब कृषि कितने टाइप की होती है, कैसे होती है, ये सब हम लोग। जीवन निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीवन निर्वाह यानी कि जब स्टार्टिंग में ह्यूमन ने कृषि स्टार्ट की थी। अब मानवों ने जब स्टार्ट की थी कृषि तो वो केवल क्या था, जीवन निर्वाह हेतु, यानी कि केवल उन्हें जीवन के लिए जो फूड चाहिए था या जीवन निर्वाह के लिए जो कृषि करते थे वो। अब उस टाइम पे क्या होता था, औजार बहुत ही कह सकते हैं प्री लेवल के थे, यानी कि जैसे कि बहुत छोटे मोटे हल थे जो हाथ से चलते थे, जो हाथ से चीज़ें, आज की जैसे मशीनरी नहीं यूज़ की जाती थी प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में। तो औजार बहुत ही छोटे लेवल पे, उर्वरक किसी टाइप के यूज़ नहीं किए जाते थे, यानी कि थोड़े बहुत बस जो देसी तरीके से होते थे वो ही उर्वरक यूज़ किए जाते थे और किसी भी टाइप के नहीं यूज़ किए जाते। बहुत छोटे लेवल पे की जाती थी, बड़े स्तर पर कृषि नहीं की जाती थी। अब आज के टाइम में क्या होता है, आज के टाइम में कृषि के बाद जो भी उत्पादन होता है उसे मेन बेचने के लिए यूज़ किया जाता है। तब ऐसा कुछ भी नहीं होता था, उत्पादन बेचने के लिए नहीं होते थे, केवल अपनी लाइफ को चलाने के लिए होते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं और ये बहुत छोटे स्तर पर, यानी कि छोटी ज़मीन भी होती थी, उन्हें केवल अपने लिए पैदा करना होता था, कृषि करनी होती थी, इसलिए बहुत छोटी ज़मीन पे। और एक इसमें टाइप आता है कर्तन एवं दहन कृषि। ये क्या है, तो कर्तन यानी कि जो पेड़ हैं उन्हें काट देते थे और फिर क्या करते थे, जला देते थे। तो यहाँ पे हो गई राख कह सकते हैं। अब राख पे क्या करते थे, राख की वजह से जो उर्वरक शक्ति होती थी वो क्या हो जाती थी, काफ़ी हद तक बढ़ जाती थी उर्वरक शक्ति ज़मीन की। जैसे कि मैंने यहाँ देसी बताया था, तो यही एक तरीका था, उर्वरक शक्ति बढ़ जाती थी। तो यहाँ पे क्या किए जाते थे, खेती की जाती थी। और जब इसकी उर्वरक शक्ति खत्म होने लगती थी तो इस ज़मीन को छोड़कर दूसरी ज़मीन पर चले जाते थे लोग। तो उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जनसंख्या बहुत कम थी, उस टाइम ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं हुआ करती थी, इसलिए ये कृषि आसान होती थी। आज के टाइम में क्या है, आज के टाइम में हर एक की ज़मीन उसके रजिस्ट्रेशन है और भी आज के टाइम में कोई किसी की ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता। बट उस टाइम क्या होता था, कोई किसी की ज़मीन नहीं होती थी, प्लांट होते थे, जलाकर राख बनाई जाती थी, फिर उसके बाद उससे उर्वरक शक्ति बढ़ जाती थी, इसलिए वहाँ पे कृषि करते थे, फिर दूसरी जगह चले जाते थे, फिर वहाँ पे सेम प्रोसेस, फिर वहाँ पे पेड़ होते थे, फिर पेड़ काटते थे, तो ऐसे ही चलता रहता था। इसे बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि, ये मेन नाम है। अब जैसे कि पूर्वी राज्य जो हैं, जैसे कि असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, वहाँ पे इसे क्या बोलते हैं, झूम कृषि। ऐसे अलग अलग एमपी में कुछ और बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं। तो ये हमारी बुक एनसीईआरटी में और भी जो भी आप रेफरेंस यूज़ करते हो उसमें मिल जाएगा। तो इट्स लाइक अ होमवर्क कि देखो कौन किस किस जगह पे क्या क्या नेम से जाने जाते हैं। और अगर कमेंट करना हो तो कमेंट कर दो।
बाकी लर्न तो करना ही है। जीविका कृषि ये है आज के टाइम की कृषि जो आज के समय में हो रही है, लेकिन आज के समय में भी कई टाइप की कृषि हो रही है। तो ये जो सबसे नॉर्मल है गहन जीविका कृषि, यानी कि ये भी आज के लोगों की जो नॉर्मल जो छोटे छोटे ज़मीनों पे कृषि की जाती है वो इसमें आती है। इसमें ट्राई किया जाता है कि अधिक फसलें उगाई जाएं, उत्पादकता बढ़ाने की हमेशा कोशिश की जाती है और काफ़ी हद तक पहले के टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ भी गई है। हरित क्रांति के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और इससे अलग ये इसमें जो है उर्वरक भी प्रयोग किए जाते हैं और सिंचाई। पहले उसमें क्या होता था प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि में कि उसमें पूरा मानसून पर आधारित होती थी कृषि, बट इसमें क्या है, इसमें सिंचाई के द्वारा भी कृषि की जाती है। इसमें जनसंख्या का दबाव बहुत अधिक होता है ज़मीनों पर, क्योंकि आज के टाइम में जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग उत्पादकता बढ़ाने की जो ज़रूरत है वो ज़्यादा हो गई है, इसलिए दबाव और ज़्यादा हो रहा है। इसमें जैव रासायनिक निवेश किए जाते हैं, यानी कि उर्वरक, जो रासायनिक उर्वरक हैं जो ज़मीन को नुकसान भी पहुंचाते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है, सो दैट उत्पादकता है बढ़ जाए। इसमें मशीनरी भी प्रयोग की जाती है, बहुत बड़े लेवल पे नहीं, अब वो स्टेट के अकॉर्डिंग है। किसी किसी राज्य में बहुत बड़े लेवल पे मशीनरी प्रयोग की जा रही है, कहीं पे जो छोटे किसान हैं वो मशीनरी बहुत कम यूज़ कर पा रहे हैं, तो वो अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग। अब इसी में अगर हम देखें तो एक और आता है वाणिज्यिक कृषि, कह सकते हैं इसका बड़ा रूप। वाणिज्यिक कृषि यानी कि वाणिज्य पूरी तरह से बिजनेस के लिए जो कृषि की जाती है वो वाणिज्यिक कृषि है। इसमें क्या होता है, बहुत अधिक निवेश किया जाता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा रुपए यूज़ किए जाते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे, ये जो बड़े बड़े फार्म हम देखते हैं चाय कॉफ़ी के, जैसे कि हमने चेन्नई एक्सप्रेस में देखा था, तो वैसी चीज़ें इसमें की जाती हैं। अब इसमें अच्छे बीज यूज़ किए जाते हैं। ये तो तब भी छोटे लेवल पे होती थी, तो इसमें उतना नहीं, इसमें अच्छे बीज यूज़ करते हैं, बहुत हाई लेवल के उर्वरक यूज़ किए जाते हैं। ज़मीन को नुकसान पहुंचता है वो एक अलग चीज़ है, बट एज अ बिज़नेस ये इसमें उर्वरक बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, क्योंकि उन्हें केवल उत्पादकता से मतलब होता है ज़्यादातर। और क्या है, इसमें कीटनाशकों का भी बहुत अधिक प्रयोग होता है, क्योंकि ये एक बिज़नेस है, तो बिज़नेस में ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अब हर अलग अलग जगह पे, हर अलग अलग राज्यों में वाणिज्यिक कृषि अलग अलग रूपों में पाई जाती है। जैसे कि पंजाब और हरियाणा में अगर हम देखें तो क्या है, चावल एक बहुत वाणिज्यिक कृषि का अंग है, चावल एक बहुत वाणिज्यिक फसल है। और वहीं ओडिशा में देखें तो ये बिल्कुल भी जो चावल है वो वाणिज्यिक फसल नहीं है। तो हर स्टेट में अलग अलग वाणिज्यिक फसल होती है। यूपी में जैसे कि गन्ना काफ़ी बड़े लेवल पे उगाया जाता है, तो यहाँ पे वाणिज्यिक कृषि आई होप समझ में आ गई हो। ये बहुत बड़े ज़मीनों, इसकी ज़मीन भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो क्या है, जैसे कि केला, चाय, कॉफ़ी, गन्ना। और ये जैसे कि कॉफ़ी क्या होता है कर्नाटक में, चाय क्या होता है अलग राज्यों में जैसे कि तमिलनाडु में हो गया। तो वाणिज्यिक कृषि अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होती है। और आई होप समझ में आ गया हो। नोट्स बनाते चलो साथ में, इजी होगा एग्ज़ाम टाइम पे। अब हम लोग आगे देखें, हम रोपड़ कृषि को देखें तो रोपड़ कृषि को हम अगर बोले तो एक तरह की ये वाणिज्यिक कृषि है। ये भी बहुत बड़े स्तर पर की जाती है। सेम वाणिज्यिक कृषि जो है वही रोपड़ कृषि है। इसमें जो होते हैं सारा उत्पादन जो है वो कच्चे माल की तरह प्रयोग में लाया जाता है। यानी कि इसमें क्या होता है, क्योंकि ये बिज़नेस लेवल पे किया जाता है तो ये डायरेक्ट उद्योग में दे दिया जाता है, इंडस्ट्रीज़ को दे दिया जाता है और वहाँ कच्चे माल की तरह इसे यूज़ किया जाता है। इसके एग्जांपल जैसे मैंने बताया था वाणिज्यिक कृषि में चावल, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला, ये सारे इसके एग्जांपल है। रबड़ के बहुत बड़े बड़े फार्म होते हैं। छोटी ज़मीनों पे गन्ना दिख जाएगा बट रबड़ बहुत कम चांसेस होता है। और यूपी में चाय कॉफ़ी के फार्म मिलेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे
उसका इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। अब हमें शस्य प्रारूप पढ़ना है, वो देख लेते हैं। फिर इस वीडियो में मैं इतना ही कवर करने वाली हूँ और नेक्स्ट वीडियो में वो भी जल्दी आ जाएगी, तो वो देख लेना पूरा चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। शस्य प्रारूप होता क्या, पहले तो ये समझने वाली चीज़ है। तो शस्य प्रारूप हम कह सकते हैं सीज़न है। अब नॉर्मल सीज़न जो होते हैं जैसे कि गर्मी, सर्दी, तो ऐसे इसमें सीज़न होते हैं 3 टाइप के। कृषि के लिए, कृषि के दृष्टि से कह सकते हैं, तो उसी को हम शस्य प्रारूप कहते हैं। अब 3 कौन कौन से होते हैं, तो हमने नाम सुने होंगे, रबी, खरीफ और जायद। ये 2 ज़्यादा मेन है, इससे भी बट क्वेश्चन आते हैं। तो रबी फसल क्या है, इसे साल में 2 बार उगाया जाता है। एक तो शीत ऋतु में, यानी कि कब, अक्टूबर में उगाते हैं और दिसंबर में कटाई हो जाती है। दूसरा ग्रीष्म ऋतु, जिसे कि हम गर्मी बोलते हैं, उसमें कब, तो अप्रैल में इसे उगाते हैं और जून में इसकी कटाई कर दी जाती है। इसके जो एग्ज़ाम्पल हैं, अब एग्ज़ाम्पल कौन कौन से हैं, जैसे कि तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, गेहूँ, जौ, मटर। इसके एग्ज़ाम्पल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। चना, सरसों, डायरेक्ट रबी पूछ लिया जाएगा तो उसमें आपको पूरा बताना होगा, 2 से 3 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन। और इसकी जो मेन सफलता है वो हरित क्रांति के बाद ये इसकी जो फसलें हैं, रबी फसलें, इनकी बहुत ज़्यादा वृद्धि का कारक हरित क्रांति है। तो आई होप समझ में आ गया हो छोटा सा रबी। अब खरीफ क्या है, तो खरीफ मॉनसून के आगमन के साथ, मॉनसून यानी कि कह सकते हैं जब बारिश स्टार्ट होती है तब से स्टार्ट होता है, कह सकते हैं जब जून में इसकी कटाई होती है उसके बाद खरीफ लगाया जाता है। तो अगर लिखना हो तो मॉनसून के आगमन के साथ। और फिर इसकी कटाई कब होती है, तो इसकी कटाई अक्टूबर के पहले, या फिर कह सकते हैं हम लोग सितंबर अक्टूबर, जिस अकॉर्डिंग फसल तैयार हो जाती है उस अकॉर्डिंग इसकी कटाई कर दी जाती है। अब इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, सबसे पहला तो चावल, बिकॉज बारिश पे सबसे ज़्यादा डिपेंड जो करता है वो धान या चावल करता है। तो चावल, क्योंकि यूपी में ज़्यादा चावल को देखा जाता है, कपास महाराष्ट्र की फसल है ज़्यादा, तो चावल यूपी के बेसिस पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जूट भी है, मूंगफली जिसे हम तिलहन फसल बोल सकते हैं, मक्का, बाजरा जिसे हम मोटे अनाज बोलते हैं। ये सब पूरे माइंड में होना चाहिए, मोटे अनाज कौन से हैं, तिलहन फसलें कौन सी हैं, बिकॉज़ ये तो बहुत ज़्यादा बेसिस है और बेसिक नहीं पता होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तुर जिसे कि हम अरहर बोलते हैं। दाल भी 3 टाइप की होती हैं इसमें, तुर, मूंग, उड़द और सोयाबीन। तो ये कुछ एग्जाम्पल याद रखने हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि असम, पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में जो धान की 3 फसलें हैं कौन कौन सी हैं, औस, अमन, बोरो। ये अगर हम बोलें तो यूपीएससी, जिन्होंने कुछ लोगों ने फाइनल किया होगा, तो ये क्वेश्चन यूपीएससी के बेसिस पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 फसलें कहाँ की है मेन, असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की धान की 3 फसलें हैं ये मेन। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी से ही मैंने लिया है, कहीं अलग से नहीं लाई हूँ मैं। अब और कौन से हैं, तो अब हमारा थर्ड आता है जायद फसलें। जायद फसलें कौन है, रबी और खरीफ के बीच में, रबी और खरीफ के बीच में इसे उगाया जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में मेन। इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, तो हम देखें तो मार्केट में ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा क्या आता है, जो जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि तरबूज, खरबूज, खीरा। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इजी होता है याद करना, तरबूज, खरबूज, खीरा। कुछ सब्जियां भी होती हैं और चारा, ये थोड़ा सा याद रखना, चारा भी इसी में आता है। अब अगर गन्ने की अगर हम स्पेशली बात करें, अभी तो हम सब
एक एक फसल की अलग देखेंगे कि कैसे कौन सा उगाया जाता है, क्या होता है। बट गन्ना का अगर हम देखें तो गन्ने को पूरा फसल होने में 1 वर्ष का टाइम लग जाता है। ये बहुत टाइम लेता है। गन्ना नॉर्मल सब क्या है 3-4 महीने का सीज़न होता है, बट इसे 1 साल चाहिए होता है। तो यहाँ पे आज मैं ख़त्म कर रही हूँ ये वीडियो, बिकॉज़ बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, और ओवर भी हो जाएगा। तो इतना पहले पढ़ लो और वीडियो जल्दी से आ जाएगी सेकंड, या फिर शायद देख रहे हो तो आ ही गई हो, तो उसे भी जाके देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।